Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू ईजान एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिस एफएफ का नाम है माई सेकंड वाइफ। इस एफएफ को ईजान एक्स टेई कुक ने लिखा है। ये फैन फिक्शन आपको वॉटपैड पे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ होगा तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करना, ओके? तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कमरे से, जहाँ एक कमरे में वांगीबो अपनी वाइफ के पैर पकड़ के रोते हुए कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन उस औरत के ऊपर कोई भी इस बात का असर नहीं पड़ रहा था। वो तभी कहती है, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। तुम्हारी माँ हर वक्त सिर्फ मुझे डांटती रहती हैं और मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की थी, लेकिन अब तुम सिर्फ एक ड्रेस हो। ये कह के वो औरत अपना पैर छुड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। वो औरत सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो देखती है कि सामने सभी मेड्स उसे ही देख रही हैं। तभी वो देखती है कि उसकी मदर इन लॉ उसकी तरफ नहीं देख रही है और उसके फादर इन लॉ उसकी तरफ देखते हैं और फिर अपना मुंह घुमा लेते हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना सामान लेकर उस घर से चली जाती है। इधर कमरे में जब वो औरत ईबो को धक्का देती है तो ईबो का सर सीधे टेबल से जाकर टकरा जाता है, जहाँ उसके सर से खून गिरने लगता है। लेकिन ईबो जब उसे जाता देखता है तो वो दौड़ के सीढ़ियों से नीचे उतरता है। ईबो कांपते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ईबो का पैर स्लिप हो जाता है और वो सीढ़ियों से सीधे नीचे गिर जाता है, जहां ईबो पूरी तरह से खून से लथपथ था। ये देख के मिस्टर वोंग और मिसेस वोंग जल्दी से दौड़ के ईबो के पास आती हैं। तो ये हमारी कहानी की स्टार्टिंग थी। तो चलिए हम अपने कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। हमारी कहानी का पहला कैरेक्टर है वांगीबो। वांगीबो मिस्टर एंड मिसेस वोंग का छोटा बेटा है और वो चाइना का थर्ड रिचेस्ट पर्सन भी है। उसकी अपनी खुद की कंपनी है। वांगीबो की एज अभी 30 ईयर्स है। वहीं हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वांग जी सुआन, जो कि एक फैशनेबल वुमेन है। वो ईबो की क्लासमेट थी। दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। उसे सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ पैसों से है। उसकी एज भी 30 ईयर्स है। वहीं हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है साओ जान। साओ जान एक क्यूट और बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर का लड़का है। उसके फादर चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन उसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। जान को कभी भी उसकी माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि जान जब 6 साल का था तो उसकी मदर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसके फादर ने भी उस एक्सीडेंट में अपनी टांगें खो दी थी। जान की एज अभी 20 ईयर्स है। तो चलिए कहानी को फिर से स्टार्ट करते हैं। ईबो को हॉस्पिटल में ले आया जाता है, जहाँ उसकी बीवी एक बार भी पीछे मुड़ के उसकी तरफ नहीं देखती है, क्योंकि उसे जो चाहिए वो अब उसे नहीं मिल रहा था। दरअसल ईबो की शादी 29 ईयर्स में हुई थी और शादी के बाद से ईबो सारा टाइम सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ही स्पेंड कर रहा था और अपनी वाइफ की डिमांड्स, हमेशा लग्जरियस डिमांड्स को पूरा कर रहा था, जिस कारण से ईबो कंपनी पर ध्यान ही नहीं दे पाया और उसकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में चली गई। उसकी वाइफ ने उसे ये भी सजेस्ट किया कि ईबो अपनी फादर से पैसे मांग ले, लेकिन ईबो ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उसका प्राइड इस बात के लिए उसे अलाउ नहीं कर रहा था। और इसीलिए फाइनली उसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि अब वो ईबो को छोड़ देगी और उसे डिवोर्स दे देगी। कि तभी इधर ईबो
की आंखें खुलती हैं और वो जोर से सुआन का नाम लेता है। ईबो पूरी तरह से स्वेट में कवर था। वो इधर उधर देखता है, लेकिन कहीं भी उसे उसकी वाइफ का कोई साइन नहीं दिखता। ईबो का दिल बहुत ही ज़्यादा दुखता है कि तभी मिस्टर और मिसेस वोंग जब ईबो के कमरे से आवाज़ को सुनते हैं तो वो दौड़कर उधर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा बेड पे बैठ के अपने फ़ोन को दिख रहा है। मिस्टर वांग अपने बेटे के पास जाते हैं और तुरंत उसे गले से लगा लेते हैं। ईबो फील कर सकता था कि उसकी मॉम कितनी कमज़ोर है, वो भी कितनी काँप रही हैं, क्योंकि 2 दिन से ईबो हॉस्पिटल में है और कोमा में था, इसलिए 2 दिन से उसकी मॉम भी सोई नहीं थी। उसकी मॉम ईबो को किस करती हैं और कहती हैं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तुम इतने ज़िद्दी मत बनो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी। ये कह के मिसेस वोंग बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो बहुत ही डर गई थी अपने बेटे को खोने का सोच के। इस पर मिस्टर वोंग भी कुछ नहीं करते, वो भी जाके अपनी वाइफ और अपने बेटे को हक कर लेते हैं कि तभी ईबो हक को ब्रेक करते हुए कहता है, उसने उसने मुझसे कहा था कि वो कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगी, ना ही मुझसे हेट करेगी, बट देखिए ना, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। उसने कहा कि मैं एक ट्रेस हूँ। ये कह के ईबो फिर से रोने लगता है। इस पर मिसेस वोंग ईबो का फेस अपने हाथों में लेके कहती हैं, बेटा, मैंने शुरू से ही कहा था ना कि वो अच्छी नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए है। ये कह के वो फिर से ईबो को गले लगा लेती हैं। वहीं मिस्टर वोंग का फ़ोन रिंग करता है और वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। दरअसल आज मिस्टर वोंग की मिस्टर साओ के साथ एक मीटिंग थी। ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि कंपनी ये ईबो की कंपनी को टॉप पोजीशन पे लाने में हेल्प कर सकती थी। तभी मिसेस वोंग कहती हैं, ईबो, तुम्हें भूख लगी होगी, और वो ईबो को ब्रेकफास्ट कराती हैं। मिसेस वोंग जानती थी कि उनका बेटा अब पहले जैसा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट चुका है। कि तभी मिसेस वोंग ईबो का माइंड डाइवर्ट करने के लिए टीवी ऑन कर देती हैं, लेकिन टीवी पे जो न्यूज़ आता है वो देख के तो वो शॉक्ड ही रह जाती हैं क्योंकि टीवी पे दिखा रहा था कि सबसे फेमस सुपरस्टार मिस्टर सुकाई ने जी सुआन से शादी कर ली है। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और फाइनली उन लोगों ने शादी कर ली है। ये न्यूज़ देखते ही ईबो जोर से टीवी पे पंच करता है। ईबो अगर कभी जी शुआन को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता तो उसे वो बर्दाश्त नहीं होता और वो जाके उसे बहुत पीटता था, लेकिन यहाँ तो उसने किसी और लड़के से शादी ही कर ली। ईबो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। ईबो टीवी को बहुत ही ज़्यादा पंच करता है और उसकी हाथ से फिर से ब्लीडिंग होने लगती है। उसकी मॉम से ये कंडीशन देखी नहीं जाती। वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है और डॉक्टर ईबो के हाथ को फिर से बैंडेज करते हैं, जहाँ होल टाइम ईबो की मदर उसे हक करके साइलेंटली रोए जा रही थी। उसकी मदर कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटे, तुम इस तरह मत रहो, वो जा चुकी है, वो तुम्हारी नहीं है, प्लीज़ उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक ही नहीं थी, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। इस पर ईबो कहता है, मॉम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सांस नहीं आ रही है। मॉम, वो मेरा पहला प्यार थी। मॉम, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। ईबो रोते हुए कहता है। तभी कोई कमरे पे नॉक करता है और कमरा खुलता है। ईबो और उसकी माँ टीयरी आइज से डोर की तरफ देखते हैं। ईबो अपने मन में कहता है, सॉरी मॉम, मैं अब फिर से पहले जैसा इंसान नहीं हो सकता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि पैसा पैसा ही यहाँ सब कुछ है। मेरे प्यार ने सिर्फ पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया। मेरा दिल अब बर्फ़ का हो चुका है। मैं फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा, लेकिन मैं उससे सब कुछ छीन लूँगा। वेट करो माय लव, मैं
मैं तुम्हें तुम्हारे डिसीजन पे रिग्रेट करवाऊंगा। ईबो ये सब कुछ अपने माइंड में कहता है और टाइटली अपने बेड शीट को ग्रैब कर लेता है, जिससे उसके वाउंड्स फिर से खुल जाते हैं और उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है। कि तभी उसकी मॉम दो सर्वेंट्स के साथ आती है और वहाँ टेबल सेट करती है। ईबो कुछ भी नहीं कहता। उसकी मॉम उसे फिर से फीड कराती है और कहती हैं कि सन, तुम्हें अब मूव ऑन करना होगा। ये कह के ईबो और उसकी मॉम दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। इधर मिस्टर वांग एक कंपनी में जाते हैं, जहाँ वो कंपनी में जाके जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर हॉल में पहुँचते हैं तो उनके सामने व्हील चेयर पे चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन बैठा हुआ था। उसे देखते ही मिस्टर साओ उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, आइए और बैठिए। मिस्टर वांग जाके वहाँ चेयर पे बैठ जाते हैं। उसके बाद मिस्टर साओ पूछते हैं, तो तुमने मेरे ऑफ़र के बारे में क्या सोचा है? इस पर मिस्टर वांग कहते हैं, देखो, तुम मेरे बेटे के बारे में जानते हो कि वो कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है। इस पर मिस्टर साओ कहते हैं, मैं जानता हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया, ईबो अभी कैसा है? इस पर मिस्टर वांग कहते हैं, वो अभी खतरे से बाहर है। ये कहते ही मिस्टर वांग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, जिस पे मिस्टर साओ उनकी पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बेटा भी ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा बेटा, मुझे नहीं पता, मेरे जाने के बाद वो ये सब अकेले। ये कहते हैं कि मिस्टर वांग मिस्टर साओ को चुप करा देते हैं और कहते हैं, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मैं उसका ध्यान रखूँगा। इस पर मिस्टर साओ कहते हैं, मेरे पास अब सिर्फ 1 महीना बचा है। उसके बाद वो दोनों कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं कि तभी मिस्टर वांग कहते हैं, मुझे तुम्हारा ऑफ़र मंजूर है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बेटे का ध्यान रखूँगा। मिस्टर वांग अपने मन में कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटे, पर मुझे ये करना होगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए। इन्होंने तुम्हारे भाई को बचाया था, अब मेरी बारी है रीपे करने की। मिस्टर साओ मिस्टर वांग का हाथ पकड़ के कहते हैं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तो चलो इस शादी को अगले वीक ही रखते हैं, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। इधर मिस्टर साओ अपने मन में कहते हैं, माय डियर, मुझे नहीं पता तुम इससे शादी के लिए एग्री करोगे या नहीं, पर मेरे बाद अगर तुम्हारा कोई ध्यान रख सकता है तो वो ईबो ही है। कि तभी मिस्टर वांग कहते हैं, तुम अगले वीक हम इस मैरिज सेरेमनी को रखते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर साओ अपने मेंशन में पहुँचते हैं, जहाँ उनका मेंशन इतना आलीशान था कि कोई यकीन ही नहीं करता कि इतने बड़े मेंशन में सिर्फ 2 ही इंसान रहते हैं और यहाँ 25 सर्वेंट हैं। मिस्टर साओ जैसे ही मेंशन में इंटर करते हैं, उन्हें एक स्वीट वॉइस सुनाई देती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि साओ जान की है। साओ जान अगले वीक 20 का होने वाला है, लेकिन वो अभी भी एक 10 साल के लड़के की तरह ही बिहेव करता है। कि जान तभी चिल्लाते हुए कहता है, डैडा, आप फाइनली आ गए। ये कह के वो अपनी बनी स्माइल दिखा के अपने स्टडी रूम से आता है और स्माइल करने लगता है। उसके फादर भी उसकी तरफ जाते हैं और उसे टाइटली हग करते हुए कहते हैं, आई मिस्ड यू माई लिटिल बेबी। इस पे जान भी कहता है, डैडा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कि तभी जान कहता है, डैडा, आप जल्दी आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज आपके लिए कहानी नहीं पढ़ूंगा। दरअसल मिस्टर साओ जब भी घर आते हैं तो जान हमेशा उन्हें एक स्टोरी सुनाता है पढ़ के, ताकि वो सो सकें। दरअसल मिसेस जान भी हमेशा ऐसा ही किया करती थी। मिस्टर साओ को इससे उनकी वाइफ की याद आती है और वो कहते हैं, जैसा बेटा जैसी माँ वैसा बेटा। मिस्टर साओ का पर्सनल असिस्टेंट ये सब कुछ देख रहा था दूर से और वो मन में कहता है,
कितना बैड लक है ये जान। जब वो 6 साल का था तो उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई, और जब वो अपने 20 का होने वाला है तो उसके फादर भी उसे छोड़ के जाने वाले हैं। न जाने कैसा भाग्य है इसका। पता नहीं इसे ज़िंदगी में कभी प्यार मिलेगा भी कि नहीं। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर रूम में जॉन बेड पे बैठ के स्टोरी रीड करने लगता है। जॉन स्टोरी पढ़ के सुनाता है कि एक समय एक राजा था जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी थी। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन राजा चाहता था कि उसकी बेटी बड़ी होके एक दिन इस पूरे किंगडम को संभाले। वो अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहता था, लेकिन वो राजा बहुत ही कमज़ोर हो गया। वो मरने की कगार पे था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी एक प्रिंस से करवा दी और उसे अपना पूरा किंगडम दे दिया। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो राजकुमार बहुत ही ज़्यादा प्रिंसेस के साथ क्रूएल व्यवहार करेगा। और आगे भी जॉन अपनी कहानी पढ़ते रहता है। मिस्टर साउ केयरफुली बस उस स्टोरी को सुन रहे थे, और अनजाने ही में ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे जॉन नोटिस ही नहीं करता है। मिस्टर साउ अपने मन में कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटे, मैं तुम्हारे लिए मिस्टर वांग से ज़्यादा कोई और ट्रस्टेबल इंसान नहीं ढूंढ सकता हूँ। मुझे मिस्टर वांग की फैमिली पे भरोसा है कि मेरे मरने के बाद वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो अपने मन में कहते हैं, वाइफी मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यहाँ जॉन को अपने फादर की हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मिस्टर साओ को भी ये बात 2 महीने पहले ही पता चली है, और तभी से वो जॉन के लिए एक अच्छी फैमिली ढूंढ रहे हैं जो जॉन और उसकी प्रॉपर्टी का अच्छे से देखभाल कर सके। जब उन्हें और इधर जैसे ही मिस्टर वांग को मिस्टर साओ की कंडीशन के बारे में पता चलता है, वो तुरंत उनके पास आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। दरअसल जब मिस्टर वांग का बड़ा बेटा बहुत ही बीमार था, उसे एक हार्ट की बीमारी थी और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट कराना था, जिसके लिए वो एक हार्ट का डोनर ढूंढ रहे थे। उसी वक्त मिस्टर साओ की वाइफ का भी एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे थी। तो मिस्टर शाओ की जो वाइफ हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं अपने हस्बैंड से कि वो अपना हार्ट उस लड़के को ट्रांसप्लांट कर दें, उसको दे दें। और मिस्टर शाओ अपनी वाइफ की आखिरी विश को पूरा करते हैं। इसलिए मिस्टर वांग पे कहीं ना कहीं मिस्टर साओ का एहसान भी था, और ये मैरिज प्रपोजल भी वांग यीबो की प्रॉफिट में था। इससे वांग यीबो वापस से चाइना का टॉप बिजनेसमैन बन जाता। इसलिए मिस्टर वांग भी इस पर एग्री कर देते हैं। अब ईबो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिले ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे। जहाँ ईबो जब वापस मेंशन आता है तो कोई भी ईबो और जी शुआन के बारे में बात नहीं करता। ईबो ने जी शुआन से जुड़ी सारी चीज़ों को जला दिया था, और उसने सभी को वार्न करते हुए कहा था कि आज के बाद कोई भी उसका नाम इस मेंशन में नहीं लेगा, वरना उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। ईबो अपने कमरे में बैठ के अपनी फाइल्स को चेक कर रहा था कि तभी वो गुस्से में कहता है, आखिर इतना बड़ा लॉस मैंने अपनी सारी मनी उस पर कैसे इन्वेस्ट कर दिया। वो जी शुआन के बारे में सोचता है और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। सब झूठ था, उसकी स्माइल फेक थी, वो फेक थी, उसका प्यार, सब कुछ फेक था। ये कह के ईबो गुस्से में उस फाइल को फेंक देता है। जब ईबो बहुत ही ज़्यादा बिजी था बाहर देखने में कि तभी उसके कमरे में कोई आता है, और वो उस फाइल को उठा के उसे टेबल पे रख के ईबो के पास जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि ईबो का भाई वांग हाईकुआन है। हाईकुआन को बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो गुसू यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा काइंड है। वो अभी भी सिंगल है क्योंकि आज तक उसे किसी से प्यार ही नहीं हुआ। हाईकुआन की एज 32 ईयर्स है।
तभी हाईकुआन अपने भाई के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, बूढ़ी, सब ठीक हो जाएगा। जब ही वो अपने भाई को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके ब्रदर शादी के बाद से कभी भी उससे मिलने नहीं आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने इस शादी को भी अटेंड नहीं किया था। वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उन दोनों के बीच में एक कंफर्टेबल साइलेंस था। वो दोनों चुपचाप बस बाहर की तरफ देख रहे थे कि तभी ईबो कहता है, गगा, मैंने सब कुछ खो दिया। अपनी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। हाईकुआन ईबो को हक कर लेता है। उसके बाद उसे लेके बेड पे बैठाता है और कहता है, ईबो, क्या तुम मूव ऑन करना चाहते हो? इस पर ईबो कोई भी जवाब नहीं देता कि तभी हाईकुआन फिर से कहते हैं, ईबो, क्या तुम मूव ऑन करना चाहते हो? इस टाइम ईबो अपने ब्रदर की आंखों में देखता है और नोट करता है। तब हाईकुआन कहते हैं, फिर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद हाईकुआन उसके कमरे से चले जाते हैं। ईबो भी कुछ नहीं कहता है और कुछ देर बाद रेडी होके वो भी नीचे आ जाता है, जहाँ हॉल में सभी काउच पे बैठे हुए थे। ईबो भी उन्हें जाके ज्वाइन कर लेता है। इधर जब हाईकुआन नीचे आते हैं तो मिस्टर वांग पूछते हैं, क्या तुमने उससे बात की? क्या वो मान गया? दरअसल मिस्टर वांग ने हाईकुआन को बुलाया था क्योंकि वो जानते थे कि ईबो कभी भी अपने भाई की बात को नहीं टालेगा। जब ईबो ने जीशुआन से शादी की थी तो उसने सबसे पहले अपने भाई से ही परमिशन ली थी, लेकिन हाईकुआन ने कुछ भी नहीं कहा था, तो ईबो को लगा कि ये उनका अप्रूवल है। कि तभी हाईकुआन कहते हैं, नहीं, अभी तो मैंने उससे इस बारे में बात ही नहीं की है, लेकिन मैं जल्द ही इससे बात करूँगा। तभी मिसेस वोंग कहती हैं, तुम अब एक ग्रोन अप मैन हो गए हो। ये कह के वो हाईकुआन के बाल को रफल करती हैं, जिस पे हाईकुआन एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, मॉम। मिसेस वोंग अपने मन में सोचती हैं, मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन थैंक यू सो मच मेरे बेटे को एक नई ज़िंदगी देने के लिए। मैं तुम्हें इसके लिए रिपे नहीं कर सकती, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे बेटे को फ्यूचर में अकेला फील नहीं होने दूंगी। मैं उसका भी ध्यान अपने बेटे की तरह रखूंगी। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे कोई भी नोटिस नहीं करता, क्योंकि तब तक ईबो सीढ़ियों से उतर के आ चुका होता है और ईबो मेंशन के बाहर चला जाता है, जहाँ हाईकुआन भी उसे फॉलो करते हैं और कहते हैं, हम जल्दी आएंगे। मिस्टर वोंग अपनी वाइफ की तरफ देख के एक सैड स्माइल के साथ कहते हैं, आई होप कि वो मेरे प्रॉमिस को रखेगा। इस पर मिसेस वोंग उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, वो रखेगा। इधर हाईकुआन ईबो को लेकर सीधे शाओ मेंशन में आते हैं, जहाँ ईबो और हाईकुआन मेंशन में इंटर करते हैं तो सामने मिस्टर शाओ थे। दरअसल मिस्टर वांग ने मिस्टर साओ को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था हाईकुआन और ईबो के जाने के बारे में। वहीं मिस्टर वांग ने हाईकुआन से भी कहा था कि वो कोई मिस ना क्रिएट करे। तभी वो दोनों भाई मिस्टर साओ को ग्रीट करते हैं। इस पर मिस्टर साओ ईबो से पूछते हैं कि वो अब कैसा है, जिस पर ईबो बिना मिस्टर शाओ की तरफ देखे रिप्लाई करता है कि वो अब ठीक है। तभी मिस्टर साओ हाईकुआन की तरफ इशारा करते हैं और हाईकुआन उनके पास जाके नील हो जाता है, जहाँ मिस्टर साओ हाईकुआन की चेस्ट के पास हाथ रख के उसकी हार्ट बीट को फील करते हैं और मन में सोचते हैं, ये मेरे वाइफ की हार्ट बीट है। देखो, मैंने तुम्हारा प्रॉमिस फुलफिल किया और इस लड़के को बचा लिया। देखो, ये लड़का अब कितना बड़ा हो गया है और अब इसकी फैमिली हमारे बेटे का मेरे जाने के बाद ध्यान रखेगी। मिस्टर साओ अभी अपने ख्यालों में ही थे कि ईबो अपने भाई को वहाँ से खींच लेता है और मिस्टर साओ ऑकवर्डली स्माइल करते हैं। उसके बाद मिस्टर साओ डायरेक्ट ईबो से पूछते हैं, तो तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है?
इस पर हाई कुआन कहता है, अंकल ये रेडी है। लेकिन ईबो कंफ्यूज्ड होकर उन दोनों को देखता है और पूछता है, ये किस प्रपोजल की बात हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है और मैं किस चीज़ के लिए रेडी हूँ। ईबो ये सब अपने मन में सोचता है, लेकिन हाई कुआन का जवाब सुनते ही मिस्टर वांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो सर्वेंट्स को बोलते हैं यहाँ पे स्वीट्स लेके आए। उसके बाद सारे सर्वेंट्स उनके सामने स्वीट्स रखते हैं। ईबो और हाई कुआन दोनों के मुंह में मिठाई खिला देते हैं। अब 4 दिनों के बाद तुम साओ कॉर्पोरेशन के सीईओ हो जाओगे। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आए तो तुम दोनों कंपनी को मर्ज कर देना मेरी पोजीशन लेने के बाद। मिस्टर साओ ये एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं। हाई कुआन भी अपने भाई के लिए काफ़ी खुश था, लेकिन ईबो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और वो उस जगह से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, जिससे मिस्टर साओ कंफ्यूज हो जाते हैं और हाई कुआन से कहते हैं, तुमने तो कहा था कि वो रेडी है शादी करने के लिए मेरे बेटे से, तो अब क्या हुआ। इस पर हाई कुआन उन्हें बुक करते हुए कहता है, सॉरी अंकल, वो दरअसल साई नेचर का है ना, इसीलिए मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये कह के हाई कुआन भी ईबो के पीछे जाता है। हाई कुआन जल्दी से जाके कार में बैठते हैं, इससे पहले कि ईबो कार स्टार्ट कर देता, और वो लोग उस मेंशन से बाहर आते हैं। वो दोनों बीच रोड में आते हैं कि तभी ईबो कार को रोकते हुए कहता है, गा ये क्या हो रहा है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया और वो इंसान मेरा मजाक बना रहा है, ये कह के कि मैं उसकी जगह लूँगा। आखिर मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही है। ये कहते हुए ईबो एक पेड़ को पंच करता है। इस पर हाई कुआन काम टोन में कहते हैं, वो तुम्हें मजाक नहीं कर रहे थे, दरअसल 4 दिन बाद तुम्हारे पास सब कुछ पहले की तरह ही होगा। इस पर ईबो कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस पर हाई कुआन ईबो के शोल्डर्स पे हाथ रखते हुए कहते हैं, ईबो तुम्हें उस इंसान के बेटे से शादी करनी होगी और वो तुम्हें अपना सब कुछ दे देंगे। इस पर ईबो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, गा आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैं कितना सफ़र कर रहा हूँ और आप फिर से ये चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ और वो भी एक लड़के से। इस पर ईबो उसे शांति से समझाते हैं, ईबो उसकी माँ की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ, ये दिल उनकी माँ का है, हमें उन्हें रीपे करना ही होगा। ईबो तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, पर तुम्हें उनसे शादी करनी होगी। ये सुनते ही ईबो की आंखें बड़ी हो जाती हैं और तभी वहाँ बारिश होने लगती है। ईबो एक शब्द नहीं कहता है। यहाँ वांग ईबो का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, जहाँ ईबो अपने मन में सोचता है, क्यों, आखिर मुझे हर बार क्यों सफ़र करना पड़ता है। ब्रदर आपने कहा था कि आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं अभी तक कम्प्लीटली मूव ऑन भी नहीं कर पाया हूँ और मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ। मैं फिर से प्यार नहीं कर सकता, मैं किसी पर्सन की लाइफ को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता, वो मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रहेगा। कि तभी वो खुद को फिर से कहता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं क्यों दूसरों की खुशियों के बारे में सोचूं। यहाँ पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं उससे शादी करूँगा सिर्फ उसकी मदर की ख्वाहिश के लिए और उसके पैसे के लिए भी। अब ईबो और हाई कुआन अपने मेंशन पहुँचते हैं, जहाँ ईबो अपने मेंशन में जाते हुए ये कहता है कि मैं उससे शादी करूँगा और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। हाई कुआन अपने भाई की तरफ हैरानी से देखते हैं, जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। हाई कुआन सभी को ये बात बता देते हैं और सभी खुश हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 था। मैं इसके आगे का पार्ट अगले एपिसोड में आपसे शेयर करूँगी। आपको ये FF जैसा भी लगे, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर शेयर करना।
प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो। मेरी 2K की फैमिली है और ऐसा लगता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल आलसी हो गए हैं। कोई भी कमेंट ही नहीं करता। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो बस हाय कमेंट कर देना और मेरी बातें बुरी लगे तो सॉरी। ओके, बाय।